गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान में। आज हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे। अर्थव्यवस्था का ये पहला वीडियो है आज की डेट में, और यहाँ हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था क्या होती है, मार्केट क्या होता है, वस्तु विनिमय क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, और मांग पूर्ति ये सब क्या होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। पैसे की बातें करेंगे, कहाँ से धन आता है, करोड़ों अरबों रुपए जो खर्च होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, क्या होता है। ठीक है, उससे पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी संस्थान की तरफ से देते हैं, त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान। और हम लोगों के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 13 जून से। ठीक है, यूपी पीसीएस 2020, बीओ, आरओ, एआरओ 2016, यूपी ट्रिपल एससी आदि के लिए, जिसमें हम लोग हैंड रिटन नोट्स, डेली सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस, पीडीएफ, करंट अफेयर्स और सारा मटेरियल जो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आवश्यक होता है प्रोवाइड कराते हैं। इसके अतिरिक्त हर संडे को एक आपका स्पीड टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। डेली बेसिस पे हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में क्विज़ेज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो आपकी तैयारी को थोड़ा धार देता है। तो अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अर्थशास्त्र, यहाँ पे नाम ही आ रहा है अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है, मीनिंग नहीं हुआ, ठीक, इसका मतलब हुआ धन, पैसा। ठीक है, तो जो धन का नियोजन है, यानी कि धन को कैसे पाया जाए, उसको कैसे कहीं पर लगाया जाए, उस धन की वृद्धि कैसे की जाए कि नहीं, और किस तरीके से उस धन से हम लोग लाभ प्राप्त कर सकें, ये सारी सब कुछ चीज़ें जिस शास्त्र के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं वो अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि अर्थशास्त्र ये वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण आदि गतिविधियों का अध्ययन करने वाला है। ठीक है, एक ऐसा विषय है, ठीक है, जो वस्तुओं और सेवा, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती हैं वस्तु और दूसरी चीज़ें होती हैं सेवा। वस्तु क्या होगी, जो भौतिक रूप में हमारे सामने है, जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कार हो गया, है ना, ये सारी सब चीज़ें क्या हैं, ये वस्तु है। ठीक है, खाद्य आइटम भी आ गए इसमें, वो भी वस्तु हो गई। सेवा क्या होती है, सेवा क्या होती है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं उसके एवज में हमको शुल्क मिलता है, तो वो सेवा होती है। ठीक है, जैसे पढ़ाना, है ना, किसी को पढ़ाना, डॉक्टर्स हैं वो अपनी सेवा दे रहे हैं, इंजीनियर्स हैं वो अपनी सेवा दे रहे हैं, जॉब करते हैं जो लोग, बैंकर्स हैं, तो वो सब क्या है, ये सब सेवा के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इस विषय की अगर हम प्रमुख विषय वस्तु देखें तो सीमित संसाधनों से अधिकतम कल्याण की प्राप्ति करने की युक्ति का अध्ययन जो है वो विषय की प्रमुख विषय वस्तु, यानी कि हमारे पास अगर संसाधन सीमित हैं तो हम अधिकतम कल्याण प्राप्ति कर लें, ऐसी कोई युक्ति निकाल लें, तो वो क्या होगा, इसकी प्रमुख विषय वस्तु होगी। प्राचीन शास्त्र में अगर हम लोग चले जाएं तो चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौटिल्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना करी थी। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे इसलिए रखा है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, कौटिल्य या चाणक्य ने करी या विष्णुगुप्त उनका और नाम था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। किंतु नाम भले यहाँ पे अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थव्यवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु क्या है, राजनीतिक है। ठीक है, अगर अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने अपने ग्रंथ इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो मूल रूप से जो लैटिन शब्द है वो इकोनॉमिया है, इसमें अर्थशास्त्र को गृह प्रबंधन कहा है। ठीक है, वो गृह प्रबंधन के साथ जोड़कर परिभाषित किया है, किसने, अरस्तु ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, ठीक है, अर्थशास्त्र को परिभाषित किया और उसे धन का विज्ञान कहा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है कि धन का विज्ञान अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को किसने कहा, तो वो एडम स्मिथ महोदय ने कहा। ठीक है, उनके अनुसार क्या है कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना, देखिए धन आ गया यहाँ पर, है ना, तो राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की जांच करना ही क्या है, अर्थशास्त्र है। ठीक, अब अर्थशास्त्र की परिभाषाएं हैं कई सारी। ठीक है, तो वो अर्थशास्त्र की परिभाषाएं किस पे डिपेंड हैं, किन लोगों ने दी है, ये क्वेश्चन हम लोगों के वन लाइनर्स टाइप में और पेपर की दृष्टि से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और आजकल आयोग थोड़े नए क्वेश्चन रख रहा है, तो परिभाषाओं को थोड़ा सा महत्व बढ़ा है इधर।
पेपर्स में। तो देखिए अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो होती हैं, समझ लीजिए आप कि 3 विषयों के आधार पे होती हैं, ठीक है, 5 विषयों के आधार पे होती हैं। एक तो धन संबंधी परिभाषा है, ठीक है। दूसरी क्या है, दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषा है। तीसरी है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा है। चौथा है कल्याण संबंधी परिभाषा है। और पांचवा आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषा। तो जो धन संबंधी परिभाषा है वो किसने दी है, एडम स्मिथ और जे.एस. गिल ने। ये दो इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में यही नाम आपको मिलेंगे, एडम स्मिथ, जे.एस. गिल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दुर्लभता या सीमित साधन की, ठीक है, तो दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं किसने दी हैं, तो वो एल रॉबिन्स ने दी हैं। किसने दी हैं, एल रॉबिन्स ने। एक ही नाम है, बस यही याद करना पर्याप्त है। दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषा एल रॉबिन्स ने दी है। आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा किसने दी है, जे.के. मेहता जी ने दी है, ठीक है। कल्याण संबंधी परिभाषाएं किसने दी है, वो मार्शल, कैनन और पीक, ये 3 लोग हैं, मार्शल, कैनन और पीक। अगर हम आधुनिक विकास या विकास केंद्रित की परिभाषा देखें तो वो हेनरी स्मिथ और सैमुअलसन ने दी है। किसने दी है, हेनरी स्मिथ और सैमुअलसन, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र की परिभाषाएं होंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ले रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वरना अर्थशास्त्र तो बहुत ही वृहद विषय है। लेकिन अभी आगामी परीक्षाओं की तिथि को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि क्वेश्चंस को जो पेपर से रिलेटेड है, मोस्टली पूछे जाते हैं, उनको हम लोगों ने थोड़ा सा लिया है। और यहाँ पर विस्तार से बताते हुए भी चलना है इस चीज़ को, और कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने, थोड़े थोड़े समय के भले 1 या 2 वीडियोस हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें और लेखक। यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं और उनके लेखक। तो देखिए सबसे पहले ये पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, एडम स्मिथ। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, इसके लेखक कौन है, पॉल ए सैमुअलसन। पॉल ए सैमुअलसन। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, दास कैपिटल, दास कैपिटल के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, पॉल ए सैमुएल्सन। जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जे.एम. कीन्स। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, एल रॉबिन्सन। हाउ टू पे फॉर द वॉर, जे.एम. कीन्स। एंड द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके हैं अल्फ्रेड मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके कौन है, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और दास कैपिटल काफ़ी पूछा गया है विगत परीक्षाओं में, कार्ल मार्क्स है इनके रचयिता, ठीक। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं मार्केट की, है ना। किसकी बात कर लेते हैं, बाज़ार की, ठीक है। बाज़ार क्या होता है, तो बाज़ार से पहले हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। बाज़ार से पहले जो जिसके लिए बाज़ार की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, यानी कि वस्तु विनिमय। किसकी बात करेंगे हम लोग, वस्तु विनिमय की बात, ठीक। तो अब हम लोग जानते हैं, जान लेते हैं यहाँ पर कि विनिमय क्या होता है ना। अच्छा, प्राचीन काल की जब हम लोग सभ्यता की बात करें, प्राचीन काल की बात करें, तो मनुष्य क्या था, आत्मनिर्भर था। क्यों था, क्योंकि उसकी जो नीड्स थी, बेसिक नीड थी, वो काफ़ी ईजी थी, सरल थी, सीमित थी, साधारण थी, जिनकी पूर्ति वो क्या करता था, स्वयं से कर लेता था। जिनकी पूर्ति वो स्वयं से कर लेता था या फिर अपने परिवार वालों के साथ कर लेता था, है ना, उनके सदस्यों की सहायता से कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, ठीक है, जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्य का ज्ञान बढ़ा। क्या बढ़ा, ज्ञान बढ़ा। अब भाई जब ज्ञान बढ़ा तो उसकी सारी आर्थिक परिस्थितियां चेंज हो गई। सारी आर्थिक परिस्थितियां क्या हो गई, चेंज हो गई, और उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि हो गई। क्या हो गई, आवश्यकताओं में वृद्धि हो गई, ठीक। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ने लगी, आवश्यकता में वृद्धि हो गई। तो अब ये उसके लिए संभव नहीं हो सका कि वो अपनी सारी आवश्यकताएं स्वयं से पूरी कर ले, ठीक है, ये उसके लिए संभव नहीं रहा, ठीक। अब उसको क्या करना पड़ा, दूसरों के ऊपर डिपेंड होने लगा। तो उसने ये सोचा कि भाई अब हम ऐसी वस्तु का उत्पादन करेंगे जिसमें हम सबसे अधिक निपुण हैं, और बाकी चीज़ें ये तो हम खुद उगा लेंगे या खुद हम उत्पादन कर लेंगे। बाकी चीज़ें क्या हैं, हम
दूसरे लोगों से ले लेंगे। मान लो ये ए है, इससे हमने दूसरा ले लिया। मान लो ये बहुत अच्छा खेती का ज्ञान है, गेहूँ उगा लेता है, इसके खेत में गेहूँ उगाते हैं, और इसके ए के पास चावल बहुत अच्छा उगाता है, तो इसने निर्णय किया कि हम सिर्फ गेहूँ उगाएंगे, जब हमको चावल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ए से चावल ले लेंगे। और यही चीज़ ए ने भी सोची कि वो जब गेहूं की आवश्यकता होगी तो वो किससे मांग लेगा, इस व्यक्ति से मांग लेगा। तो अब उनके समय में क्या चीज़ें चालू हुई, विनिमय चालू हुआ, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान चालू हो गया। ठीक है, अदला बदली, वस्तुओं का आदान प्रदान, ए की वस्तु बी को और बी की वस्तु ए को। तो ये जब वस्तुओं का आदान प्रदान होने लगा, यानी कि किसी भी चीज़ का आदान प्रदान होने लगा, तो उसको कहा गया विनिमय। उसको क्या कहा गया, विनिमय। राइट। अब ये विनिमय जो हमारा होता है ना, ये विनिमय दो तरह का होता है। एक तो हमारा वस्तु विनिमय होता है, एक हमारा कौन सा विनिमय होता है, वस्तु विनिमय। और एक विनिमय होता है हमारा मौद्रिक विनिमय। ठीक है, एक विनिमय कौन सा होता है, मौद्रिक विनिमय होता है। वस्तु विनिमय को ही हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं, वस्तु विनिमय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं क्रय विक्रय। क्या कहते हैं, क्रय विक्रय। ठीक, थोड़ा सा दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि वस्तु विनिमय क्या होता था, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ चेंज करी जाए, एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ चेंज करी जाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके लिए क्या है, कम से कम दो पक्ष होने अनिवार्य हैं। जब दो लोग होंगे तभी तो हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और दोनों की, जैसे मान लो ए है और बी है, तो दोनों की सहमति भी आवश्यक है। और तीसरी चीज़ सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि दो लोग होने चाहिए मिनिमम, ज़्यादा भी हो सकता है। फिर दोनों की सहमति आवश्यक होनी चाहिए, है ना, दोनों की क्या होनी चाहिए, सहमति आवश्यक होना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिस वस्तु को वो विनिमय कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो उनकी आवश्यकता से अधिक होनी चाहिए। वो उनकी आवश्यकता से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अगर अधिक नहीं होगी तो एक्सचेंज करने का कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वस्तु विनिमय। राइट, बहुत ही सरल प्रणाली है, और अपनी कम उपयोगी वस्तु देकर और दूसरे की वस्तु को लेकर अधिक उपयोगी वस्तु लेकर प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आमने सामने दोनों पक्ष होते हैं तो आदान प्रदान होता है, तो सहयोग की भावना भी होती है ना, और अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार कार्य करते हैं, अधिक उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, और आय, धन और संपत्ति का समान वितरण संभव होता है, जिससे इसमें इंपॉर्टेंट कि आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो पाता। ठीक, लेकिन अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ दोष भी हैं, है ना। दोष सबसे ज़्यादा इसका क्या है कि दोहरा संयोग होना चाहिए, यानी कि आप जिसके पास एक्सचेंज करने जाओ तो उसको इसकी नीड भी तो होनी चाहिए। अगर इसकी नीड नहीं है तो ये आपकी वस्तु क्यों लेगा, कतई नहीं लेगा, है ना। इसके अलावा क्या होता है, इसमें मुद्रा का अभाव होता है, तो अदला बदली करने वाली वस्तुओं का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है, उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है ना, एक एक्चुअल रेट नहीं लग पाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा वस्तुओं का विभाजन नहीं हो सकता है, विभाजन नहीं हो सकता इसका, है ना। क्या नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता। जैसे सपोज कि आपने कहा कि भाई 100 किलो गेहूँ तुम हमको दे दो, उसके बदले में हम तुमको एक गाय दे देंगे। राइट, अब हमको 50 किलो गेहूँ की आवश्यकता है, या हमारे पास 50 किलो ही गेहूँ है, तो क्या हम गाय को काट देंगे, आधी गाय देंगे, नहीं ना, ये तो होगा नहीं। ठीक, तो इस जगह ये समस्या आई। तो जब ये समस्या आई तो बाज़ार में एक चीज़ उत्पन्न हुई, क्या हुई, वो मुद्रा आ गई। क्या आ गई, मुद्रा आ गई। ठीक, यहाँ पे अब बाज़ार के अंतर्गत कौन सी चीज़ आ गई, मुद्रा आ गई। तो जब मुद्रा के आधार पे होता है तो इसे हम लोग मौद्रिक प्रणाली या मौद्रिक विनिमय कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो अब यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों पड़ी, है ना। तो मुद्रा से क्या हो गया कि एक चीज़ डिसाइड हो गई कि जो दोहरा संयोग था, है ना, उसकी समस्या खत्म हो गई। वस्तुओं का उचित मूल्य लगने लगा, वस्तुओं का उचित मूल्य लगने लगा, दोहरा संयोग खत्म, है ना, दोहरा संयोग खत्म हो गया। राइट, इसके अलावा क्या हुआ
कि जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो खरीदी जाने लगी और उसका उचित मूल्य भी मिलने लगा। तो अब क्या होता था कि जैसे पहले पहले और दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। पहले आपके पास वस्तु है, आप उस वस्तु जैसे वस्तु को लेके गए दूसरे के पास और उसके बदले में वस्तु ली, राइट। लेकिन वो उतना एग्जैक्ट नहीं हो पाता था। आप गेहूं गए, अब सपोज आपको नए कपड़े पहनने थे, है ना, आप गेहूं लेके ऐसे ही व्यक्ति के पास तो जाएंगे जो कपड़े आपके बना दे या सिल दे या कपड़े संबंधित कोई चीज़ें आपको दे दें, और वो आपको नहीं मिला तो वो समस्या हो गई। अब हमको कपड़े आज चाहिए लेकिन कस्टमर हमको जो बेचने वाला है वो मिल नहीं पा रहा है, विनिमय करने वाला मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, वस्तु हो गई, वस्तु लेके आप मार्केट में गए, आपने उसको बेच दिया, आपको मुद्रा मिल गई, मुद्रा लेके आप चले गए और जाकर आपने वस्त्र खरीद लिए, कपड़े खरीद लिए। ठीक है, तो इस वजह से मौद्रिक चीज़ें आ गई, राइट। अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी मांग, ठीक, और पूर्ति। देखिए फ्रंट पेज पे मैंने लिखा था कि मांग इज इक्वल टू पूर्ति। ठीक है, तो वस्तु की दोनों में देखिए एक ही ऑप्शन आएगा, क्यों, है ना। तो क्यों, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि वस्तु की मांग क्यों। ठीक है, तो वस्तु की मांग क्या होती, क्यों होती। अब जैसे आप सपोज ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अभी तक मान लो बटन वाले फ़ोन से काम चल रहा था, लेकिन अब क्या है, आपको ऑनलाइन क्लासेस लेनी तो आपको स्मार्टफोन चाहिए। तो क्यों का आंसर मिल गया। तो मांग क्यों, क्योंकि हमको ऑनलाइन क्लास लेनी है। या फिर हमारे कपड़े काफ़ी पुराने हो गए, हमको अब नए कपड़े लेने, तो क्यों, क्योंकि कपड़े नए खरीदने, पुराने कपड़े हो गए। ठीक है, हमारा घर का राशन ख़त्म हो गया, तो क्यों, तो क्यों हमको खरीदना है, क्योंकि घर का राशन ख़त्म हो गया, राइट। तो ये सारी चीज़ें मांग हो गई, ये हमारी डिमांड है। अब पूर्ति क्या है, पूर्ति वो चीज़ होती है कि जो ये मांग हुई उसके लिए हमने जो रेट रखे मार्केट में या हम उसकी सप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वस्तु की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, तो मांग कौन करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हो गया हमारा मांग और ये हो गया पूर्ति। तो मांग कौन करेगा, उपभोक्ता करेगा। ठीक है, जो उपभोग करेगा वस्तु का वही तो करेगा। और पूर्ति कौन करेगा, ये उत्पादक करेगा, करेगा। तो ये इस मांग के हिसाब से रेट रखता है। अब जैसे किसी चीज़ की मांग बहुत बढ़ती गई, बहुत बढ़ती गई, तो उत्पादक उस रेट को भी बढ़ाता गया, बहुत बढ़ाता गया। ठीक है, और उपभोक्ता क्या है, उस रेट को देता गया। जैसे आप सिंपल सा उदाहरण एक प्लॉट का ले सकते हो, है ना। जैसे प्लॉट वगैरह, ज़मीन वगैरह खरीदी जाती है, तो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो आज और आज से 5 साल पहले का ही आप कंपेयर कर लीजिए, तो प्लॉट के रेट में कितना डिफरेंस हो गया। तो ये उत्पादक ने क्या किया, उसके रेट बढ़ाता चला गया, है ना, और ये भी ज़्यादा रेट देता चला गया। लेकिन एक निश्चित रेट तक ही तो दे सकता है ना। तो जब किसी भी वस्तु का अधिकतम मूल्य हो जाता है ना, यानी कि अधिक से अधिक सीमांत उपयोगिता के आधार पर उसका मूल्य देता है, तब वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। तब वस्तु का मूल्य क्या होता है, अधिकतम हो जाता है, राइट। ये सारे हम लोगों के जो पेड ग्रुप्स हैं उसमें इसके पूरे रिटर्न नोट्स हैं, वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ लेक्चर है, इसको सुने और समझें। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, उसको दोबारा सॉल्व करके बताया जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हो गई, ये हो गई मांग और पूर्ति हो गई। तो पूर्ति में क्या होता है कि इसमें पूर्ति हुई, क्यों, पहला तो ये कि मूल्य क्यों ले रहा है। ठीक है, और उत्पादक का केस अगर हम देखें, तो उत्पादक के यहाँ पे देखिए, उपभोक्ता का क्या था, ये अधिकतम मूल्य दे सकता था, है ना, कितना अधिकतम मूल्य दे दे, मैक्सिमम मूल्य सीमांत उपयोगिता तक। ठीक, और उत्पादक के केस में क्या होता है, ये कितना मिनिमम ले सकता है, न्यूनतम कितना ले सकता है। ठीक है, न्यूनतम कितना मूल्य ले सकता है। तो दोनों की चीज़ों में अलग है। अब जैसे उत्पादक के पास, मान लीजिए आप एक शॉप में गए, ठीक है, एक शर्ट आपको पसंद आ गई या टी शर्ट पसंद आ गई, उसने रेट बताया 500 रुपये। सपोज़ उत्पादक के लिए, वो जो आप दुकान पे गए हैं, इसके लिए ये टी शर्ट 300 रुपये की पड़ रही थी विद ऑल द कॉस्ट्स, मतलब बनाना और उसके बाद लाना, माल भाड़ा, कच्चा माल और ये सब सब कुछ मिला के इसको 300 की पड़ रही थी। इसने 200 रुपये प्रॉफिट करके आपको 500 की दी। आपने बारगेनिंग करी, इसको कम कर लिया, 400 तक आ गए।
तो हो सकता है कुछ लोग खरीद लें कि हाँ भाई 100 रुपये कम करा ले, तो उसमें भी ये प्लस में 100 रुपये रहा, इसने अपना प्रॉफिट कमा लिया। इसने एक माइंड मेकअप करके रखा था कि हम 350 से नीचे नहीं बेचेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो ये इसका मिनिमम प्राइस हो गया। तो आप 400 से नीचे आएंगे, तो अगर 350 से आप नीचे आ जाएंगे तो ये आपको नहीं बेचेगा और दोबारा बुलाएगा नहीं कि भैया ले लो आके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका न्यूनतम मूल्य हो गया। तो न्यूनतम मूल्य हमेशा किसका होता है, उत्पादक का मूल्य होता है, और अधिकतम मूल्य किसका होता है, उपभोक्ता का होता है, ठीक है। एक प्लाट है, मान लीजिए 10 लाख का है, उसने कहा 10 लाख, ठीक है, एक रेट लग गया। आपको बहुत ज़रूरत है प्लाट की, सपोज आपको कहीं और बेचना है, या आपके पास बहुत पैसा है, या कुछ भी एडजस्ट करना तुरंत 1-2 दिन में, वो आपको समझ गया, उसने कहा कि भाई आपको 12 लाख का पड़ेगा, आप कल रजिस्ट्री करा लो, ये वो, वरना इतना। तो आप मैक्सिमम प्राइस दे दोगे ना उसको, है ना। तो ये हो गया अधिकतम। या चलिए प्लाट का तो इतना कोरिलेट नहीं करा, जैसे मान लीजिए ब्लड हो गया, एकदम से खून की बोतल हमको चाहिए, सपोज 1200 रुपये की बोतल आती, हमको अवेलेबल नहीं हो पा रही, ठीक, लेकिन बहुत रिक्वायरमेंट है, तो इस खून की बोतल के लिए हम 5,000 रुपये भी दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं। तो हम अधिकतम मूल्य तक उसको दे सकते हैं, उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। क्यों, क्योंकि वो जीवन बचाने के लिए अनिवार्य है, उस जगह पैसा नहीं देखा गया। तो ये हो गया हमारा मांग और पूर्ति। तो जब मांग यानी कि सीमांत उपयोगिता, मांग को हम लोग क्या कहेंगे, मांग को हम लोग कहेंगे सीमांत उपयोगिता, राइट। तो जब सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और पूर्ति का मतलब सीमांत लागत, का मतलब सीमांत लागत, ये बच्चों जब इक्वल हो जाती है, तो इसी को ही हम मांग और पूर्ति का संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मांग और पूर्ति का संतुलन करते हैं। और यहीं से हमारा मूल्य निर्धारण होता है। क्या होता है, मूल्य निर्धारण। यहीं से हमारा मूल्य निर्धारण होने लगता है, राइट ना, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें, तो ये देखिए, ये पूर्ति वक्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मांग की हमारी वस्तु की मात्रा है, और ये वस्तु की सीमा है ना, कहाँ तक उसको देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट बनना है, ये वाले पॉइंट बनना है, ये वाले, यानी कि ये सारे पॉइंट्स, ये सब कौन से पॉइंट हैं, जहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर है। इसको आप इस तरीके से समझो, मान लो कोई भी फल है, वो सपोज़ 10 रुपये केजी है, कितना, 10 रुपये केजी है, ठीक। और तब मांग हो गई उसकी 100 दर्जन, लेकिन वो हमारे पास 500 दर्जन पड़ा है। तो अब क्या दोनों में बैलेंस है, नहीं है। लेकिन अगर इसका मांग एकदम हमने 2 रुपये किलो कर दिया, ठीक है, तो अब इसकी डिमांड कितनी हो गई, 500, लेकिन हमारे पास रहा कितना, 100। तो दोनों फिर अनबैलेंस हो गए। लेकिन अगर बीच का रास्ता निकालते हैं, सपोज ये 6 रुपये में, तो 300 डिमांड भी है और 300 मांग भी है, यानी मांग भी 300 दर्जन की है और पूर्ति भी 300 दर्जन की। तो ये दोनों बराबर हो गए। यहीं पर ही है हमारी मांग और पूर्ति का संतुलन आ जाता है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से आगे देख लेते हैं, हम लोग बाज़ार की बात कर लेते हैं। बाज़ार क्या होता है, बाज़ार जहाँ पर सारी साधारण बोलचाल की भाषा में बाज़ार को एक समुचित अर्थ में परिभाषित किया जाता है ना, यानी अगर दैनिक जीवन में देखें, तो ऐसा विशेष स्थान जहाँ पर क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित हों। किस रूप से उपस्थित हों, भौतिक रूप से उपस्थित हों और क्रय विक्रय करें, ठीक है। ये सामान्य है दैनिक रूप में। लेकिन जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम कहेंगे, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से बाज़ार ये नहीं है। उनकी दृष्टि से बाज़ार क्या है, वो समस्त क्षेत्र है जहाँ क्रेता और विक्रेता फैले हों, समस्त क्षेत्र। वहाँ पे दैनिक में क्या है, विशेष क्षेत्र, जैसे हम लोगों की मंडी लगती है, ये सब लगता है। लेकिन वो ऐसा क्षेत्र मानते हैं अर्थशास्त्री जहाँ क्रेता और विक्रेता समुचित रूप से फैले हों, ठीक है, और उनके बीच में प्रतियोगिता विद्यमान, उनके बीच में क्या हो, प्रतियोगिता विद्यमान, ठीक है। तो वो बाज़ार कहलाता है। अर्थशास्त्र में बाजार के 4 रूप हैं, एक पूर्ण प्रतियोगिता आधारित, एक एकाधिकारिक प्रतियोगिता और अल्पाधिकारिक व द्वैधिकारिक। तो पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि जहाँ पे पूरी एकदम प्रतियोगिता है, जैसे सब्जी मंडी आप चले जाइए। एकाधिकार आ जाता है ना, तो एकाधिकार जहाँ पे सिर्फ उसी का अधिकार है, ठीक है, जैसे दूध वाला हो गया, तो वहाँ पे एकाधिकार हो गया ना उसका, ठीक है, जिस जगह आप लेने जा रहे हैं। एकाधिकारिक प्रतियोगिता हो गया, अब एकाधिकार वाली प्रतियोगिता दिखाने के लिए कई सारे दूध वाले हो गए, ठीक है।
हमारा दूध अच्छा, हमारा दूध अच्छा। और कहीं पे क्या होता है, बहुत कम अधिकार होता है, या फिर एक से अधिक अधिकार, यानी कि 2 अधिकारी हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा बाज़ार का वो हो गया, वर्गीकरण हो गया। अगर ऐसे हम वर्गीकरण के बाद देखें तो ये देखिए बना हुआ है, हमारा एक पूरा बाजार होता है, एक अल्पाधिकार बाजार होता है, एक अपूर्ण बाजार होता है, एकाधिकारी बाजार होता है, द्वैधाकारी बाजार होता है, और यहाँ पे हमने आपको क्या बता दिया, एकाधिकार बाजार होता है। ठीक है, अगर हम जनरल डिवाइडेशन देखें मार्केट का, तो वो क्या होता है, 4 दृष्टि से होता है। किस दृष्टि से होता है, 4 दृष्टि से होता है जो जनरल वर्गीकरण है। एक तो क्षेत्र की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से क्या हो गया, जैसे हमारे स्थानीय बाजार लग जाते हैं, है ना, लोकल मार्केट्स, स्थानीय बाजार लग गए, प्रांतीय बाजार लग गए, राष्ट्रीय बाजार लग गए, तो ये सब क्या है, क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार लग गए, ये सारी चीज़ें। दूसरा क्या होता है, समय के आधार पे होता है ना, जो समय एक विशेष समय के आधार पे लगते हैं। जैसे कुछ होते हैं अति अल्पकालीन, चलिए मैं अलग अलग इसको लिखे दे रहा हूँ। तो क्षेत्र के आधार पे हमारे कौन से हुए, एक तो स्थानीय हो गया, प्रांतीय हो गया, राष्ट्रीय हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय हो गया। ठीक है, ये क्षेत्र के आधार पे हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग समय के आधार पे। तो एक मार्केट होता है जो बहुत कम समय के लिए लगता है, तो वो अति अल्पकालीन हो गया, है ना, अति अल्पकालीन समय के लिए हो गया, है ना। इसमें निर्धारण पूर्ति की अपेक्षा मांग का अधिक प्रभाव रहता है, तो जल्दी जल्दी बिक जाती हैं चीज़ें, ख़त्म हो जाता है। फिर अल्पकालीन होता है, क्या होता है, अल्पकालीन होता है एक मार्केट जिसके अल्पकालीन होता है। इसमें क्या होता है कि पूर्ति में घटा घटा बढ़ी करने का समय मिल जाता है, इस तरीके से रहता है, तो मांग का अधिक प्रभाव रहता है। एक हमारा दीर्घकालीन रहता है, क्या रहता है, एक दीर्घकालीन रहता है। ठीक है, और एक अति दीर्घकालीन रहता है। एक मार्केट कैसी रहती है, अति दीर्घकालीन, है ना। अति अल्पकालीन में ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे सुबह सुबह थोक की मंडी लगती है ना, सब्जी की, वो अति अल्पकालीन है, एक निश्चित समय के लिए, 2 घंटे लगेगी, उसके बाद खत्म। अल्पकालीन में क्या हो गया, अब वही थोक से जो आप लोग सब्जी जो सब्जी खरीद के सब्जी वाला लाया, उसने सब्जी मंडी में लगा दिया, तो वो अल्पकालीन हो गया कि हाँ ये 4 घंटे बैठेगा या सुबह से लेकर शाम तक बैठेगा। दीर्घकालीन क्या हो गई, पूरी बड़ी मार्केट हो गई जो रोज खुलेगी। अब जो एक सब्जी मंडी है, सपोज वो रोज आना है वहाँ पर, है ना, उसको रोज आना है वहाँ पर, रोज काम करना है। ठीक है, और अति दीर्घकालीन बाजार में क्या हो गया, जो कंपनीज होती हैं, है ना, नए कारखाने द्वारा उत्पादन करता है, ये सब करते हैं, तो दीर्घकालीन में भी यही चीज़ हो गया, इसमें कंपनीज आ गई, ऐसी कंपनी जो छोटी छोटी कंपनी होती है, जैसे मोमबत्ती बनाने वाले और ये सब, तो ये दीर्घकालीन बाजार होते हैं। अति दीर्घकालीन क्या होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाते हैं, है ना, तो वो चीज़ हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट्स कार्य के हिसाब से हो जाता है ना, मार्केट किसके हिसाब से होती है, कार्य के हिसाब से होती है। तो कुछ क्या होता है, विशिष्ट बाजार होते हैं, यानी कि किसी इम्पोर्टेंट चीज़ का बाज़ार, है ना। फिर क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। विशिष्ट में क्या आ गया है कि जहाँ पे जैसे कानपुर में है, आप चले जाइए, खोया मंडी है अलग, है ना, इलेक्ट्रॉनिक के सामान की मंडी अलग है। तो ये सब क्या हो गए, विशिष्ट बाजार हो गए, कि खोया मंडी में अब आपको सेल नहीं मिलेगा, मोबाइल नहीं मिलेगा, वहाँ खोया ही मिलेगा। मिश्रित बाजार क्या हो गई, ये कंबाइंड बाजार हो गई, जैसे सदर बाजार होती है ना, जिसको हम लोग कहते हैं सदर मार्केट लगी, कपड़े की भी दुकानें हैं और दवाई की भी दुकानें हैं, ये सारी दुकानें हैं। ठीक है, नमूने द्वारा बिक्री के बाजार, इसके बाद नमूने द्वारा, ठीक है, जैसे हम लोग कैनोपी कहते हैं, कैनोपी वगैरह लगा के रखते हैं, नमूने द्वारा इस तरीके से बिक्री होती है, यानी नमूने को देखकर हम लोग बिक्री करते हैं, वो होता है। जैसे कैनोपी वगैरह रोड साइड नहीं आपने देखा होगा लगाए रहते हैं, उसमें एक मॉडल खड़ा रहता है, टीवीएस सुजुकी का खड़ा है या स्कूटी का खड़ा है, एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उसके द्वारा हो गया। एक होता है ग्रेड द्वारा, है ना, जो वस्तुएं अपने रंग, किसके द्वारा होता है, ग्रेड द्वारा। वे वस्तुएं जो अपने रंग रूप गुण किस्म आदि के आधार पर प्रसिद्ध हो जाती हैं, इनको ग्रेड हो जाते हैं। जैसे गेहूं का कई क्वालिटी है, K68 है, ऊषा मशीन है, इस तरीके K68 है, K69 है, ये गेहूं क्वालिटी हो गई। या मशीन में तो ऊषा मशीन, या जैसे ग्लूकोज बिस्कुट अगर हम आपसे कहें, तो सीधे से आपके दिमाग में क्या आएगा, पार्ले जी, राइट, है ना। तो इस तरह की मार्केट क्या होगी, ग्रेड वाली मार्केट होगी। ठीक है,
फिर आता है हमारा वही जो हम लोग बात कर रहे थे, प्रतियोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतियोगिता के आधार पर बच्चों। तो प्रतियोगिता के आधार में क्या होता है? एक तो पूर्ण प्रतियोगी हो गए, जहाँ पे पूरा कंपटीशन है ना, पूर्ण प्रतियोगी हो गए, ठीक है, जिसमें क्रेता विक्रेता में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। और मूल्य सदैव इसमें एक मिलेगा। आप सब्जी मंडी चले जाओ तो हर जगह आपको 25 रुपये किलो ही आलू मिलेगा, कोई 20 रुपये किलो नहीं बेचेगा, ठीक है। ये पूर्ण प्रतियोगी पर आया। लेकिन फिर दूसरा कौन सा आ गया? अपूर्ण। यहाँ प्रतियोगिता क्या होती है? अपूर्ण होती है, ठीक है। तो इस प्रतियोगिता में क्या होता है कि एक वस्तु के अनेक मूल्य पाए। जैसे कपड़ा मंडी आप चले जाओ, है ना, कोई भी आप टी शर्ट लेने जाओ तो हो सकता है एक दुकान पे वो 600 की हो, वही टी शर्ट दूसरी दुकान पे 450 की हो। तो कपड़ा मार्केट वगैरह इस तरीके हो गई। फिर अगला प्रतियोगिता के आधार पे क्या आता है? एकाधिकारी। जहाँ पर एकाधिकार हो, है ना, उसका मतलब सिर्फ वही बेच रहा हो और कोई है नहीं, तो एकाधिकारी, उस वस्तु का केवल एक ही विक्रेता है, ठीक है। तो प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं होगी इसमें, है, प्रतियोगिता बिल्कुल नहीं होगी जहाँ पे एक ही विक्रेता है। ये दूध वाली बात हमने करी। और तो ये हो गई हमारी, ठीक है, एकाधिकारी या एकाधिकारी। फिर जो टाइप आता है वो आपका कानून के हिसाब से आता है, यानी कि बाय द लॉ आता है। तो वो कौन से होते हैं? बस दो पार्ट होते हैं, जान लीजिए। अच्छा बाजार, यानी कि जो मार्केट हम लोग रोज़ देखते हैं, रोज़ करते हैं, अच्छा बाजार। और दूसरा बाजार क्या? यानी कि क्या हुआ, क्रय विक्रय क्या है इन बाजार में? सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर होता है, उचित मूल्य पर होता है, तो अच्छा बाजार कहते हैं। और काला बाजार, दूसरा पार्ट क्या आ गया? काला बाजार, जो गैर कानूनी काम होता है, जिसे चोर बाजार भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे बाजार के प्रकार हो गए, ठीक है। अब इसमें कई चीज़ें लिखी हैं, जैसे कीमत है। तो बाजार में जब किसी वस्तु की कीमत निर्धारण करते हैं तो मांग और पूर्ति की पारस्परिक क्रिया होती है। बाजार हो गई। वस्तु क्या हो गई? ऐसी वस्तु जिसका उत्पादन विक्रय के लिए किया जाए, ठीक है, ठीक है। वस्तु का आशय ऐसी वस्तु जिसका उत्पादन विक्रय के लिए किया जाए। उपभोक्ता अगर खुद के लिए, जैसे सब्जी हमने उगाई और कहा कि भाई हम ही खाएंगे, तो वो वस्तु नहीं होगी, है ना, वो वस्तु नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसी सब्जी को वो बाजार में बेच देता है तो वो वस्तु की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो अर्थव्यवस्था पे आधारित थे। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, जब अपना हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा तो उसमें हम लोग अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है, उत्पादन में किस तरह से वितरण होता है, आदि चीज़ों को हम लोग देखेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या इन दो नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। 95988933, मैं लिख देता हूँ, 9598893358। और दूसरा क्या क्या नंबर है? 9565965400, ठीक है। तो इन पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।